मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जो अपना प्यारा प्यारा फीडबैक अपने कमेंट के माध्यम से हमेशा मुझे देकर एक अलग मोटिवेशन देते हैं कि मैं आप सबके लिए हर बार कुछ और नया, कुछ और बेहतर लाती रहूं। और आप सबको वो मेहनत पसंद आती है, मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरे उन कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम हैं अमित जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, कोमल जी, प्रियांशी जी और पूनम सैनी जी। पूनम सैनी जी के हस्बैंड संदीप जी ने भी मुझे अपना प्यारा सा कमेंट भेजा है और उन्होंने खास करके मुझे ये बताया है कि उनकी वाइफ ने ये चैनल सुनने के लिए कहा और उन्हें भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बनकर बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। और मैं सच कहूँ, आप सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इन चीज़ों को पढ़कर मिलती है। यही चीज़ मुझे मेरे प्यारे दोस्त नवीन शर्मा जी ने भी बताया था कि उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार हमारे इस कहानियों को सुनता है और उन्हें भी ये कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। आप सबके ऐसे ही प्यार की वजह से मैं सच में इतनी हिम्मत कर पाती हूँ कि मैं आप सबके लिए जो कोशिशें कर रही हूँ उन कोशिशों को और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। और भी हमारे जितने प्यारे प्यारे दोस्त हैं, आप सबको मैं दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ और आप सब से आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब ऐसे ही हमेशा इन कहानियों को सुने और पसंद भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसको कहा जाता था कि वो आज के ज़माने में ऐसा इंसान कहाँ मिलता है, कहाँ होता है। और उनका एग्ज़ाम्पल उनके आस पड़ोस के सारे लोग दिया करते थे कि अगर सच में इंसान हो तो ऐसा ही हो। उनके हर एक काम को लोग दिल से सराहा करते थे। वो जिस तरह की चीज़ें किया करते थे खुद के परिवार के लिए और खुद का ही परिवार अपने आसपास के सारे लोगों को मानकर वो सबके लिए जितना बन पड़ता उतना तो करते ही थे। और उसके अलावा कोई चीज़ अगर उनके पहुंच से बाहर होती तब भी वो उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करते और हर किसी की मदद सच्चे दिल से किया करते थे। और उनका नाम था रमेश। वो एक बहुत बहुत अच्छे पैसे वाले परिवार के इकलौते बेटे थे और उनकी 2 छोटी बहनें थीं। ये परिवार पूरी तरह से संपन्न परिवार था। और तो और संपन्नता पूर्ण तब बन जाती है जब वो पैसे के साथ साथ व्यवहार और प्यार में भी उसी तरह से हो। और इनका परिवार सच में पूरे समाज के लिए एक एग्जाम्पल था। सारे लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और सिर्फ रमेश जी ही ऐसे नहीं थे जो कि किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करें। उन्होंने ये चीज़ अपने माता पिता से सीखी थी। आज उनके परिवार में उनकी माँ तो नहीं थी, लेकिन उनके पिता आज भी उनके परिवार में थे। और जो उनकी 2 बहनें थीं, उनकी शादी काफ़ी अच्छे घरों में करवा दी गई थी। वो अपनी पत्नी के साथ उस परिवार में रहकर उस परिवार के बिजनेस को और आगे बढ़ा रहे थे। अपने परिवार का नाम हर तरह से आगे लेकर जा रहे थे। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और भगवान ने उनकी अच्छाई का फल शायद उन्हें उनके बच्चे के रूप में दिया। शादी के मात्र 1.5 साल के बाद ही
उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ और बेटे का जन्म होते ही परिवार में एक अलग तरह की नई खुशियां आ चुकी थीं। वैसे भी जो घर की बहू थी वो भी एक बहुत अच्छे परिवार से एक बहुत ही अच्छी लड़की लाई गई थी जो कि संस्कारों से परिपूर्ण थी। और तो और उस लड़की के अंदर वो सारी अच्छाइयाँ थीं जो कि शायद रमेश जैसे इंसान की पत्नी के अंदर होने चाहिए थे। और ये सारी अच्छाइयाँ उनकी पत्नी को उनके परिवार से ही मिली थी। अब जबकि इनका परिवार पूरा हो चुका था, दिन बहुत अच्छी तरह से कट रहे थे। धीरे धीरे इनका बिजनेस दिन दुना रात चौगुना तरक्की भी करता जा रहा था। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अब उनका बेटा देखते ही देखते 5 साल का हो चुका था। 5 सालों में उस बच्चे के व्यवहार में या किसी भी चीज में ऐसा कोई भी बदलाव पूरे परिवार वालों को कभी नहीं नजर आया जिससे कि उन्हें ऐसा लगे कि उनके बच्चे के साथ शायद कोई परेशानी है। लेकिन 5 साल का होने के बाद से धीरे धीरे उस बच्चे में गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो चुका था। वो बच्चा बात बात पर अपने साथ खेलने वाले बच्चों के साथ लड़ाई करता, चिड़चिड़ करता, उनको मारता पीटता। जबकि वो जितना छोटा था उतनी हिम्मत उसमें नहीं होनी चाहिए थी कि वो अपने से बड़े उम्र के बच्चों को भी मारे, लेकिन वो ऐसा करता था। और इन सब बातों को परिवार वाले बच्चे का बचपना या फिर शैतानियां सोचकर इग्नोर कर रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त और बीतता चला गया और अब उनका वो बेटा जिसका नाम ध्रुव था वो 8 साल का हो चुका था। 8 साल का होने के बाद अब धीरे धीरे उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो अब अपने परिवार वालों पर भी हाथ उठाने लगा था। हालांकि परिवार वाले इन चीज़ों को रोक भी दिया करते थे और थोड़े समय बाद उसका गुस्सा शांत होता तो वो खुद भी रुक जाया करता था। लेकिन जिस तरीके से उसके अंदर ये बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे थे, क्योंकि इतना गुस्सा उसके पूरे खानदान में कोई नहीं करता था और ना ही माँ के तरफ के जेनेटिक्स ऐसे थे कि बच्चे में ऐसे लक्षण आने चाहिए थे। परिवार वालों ने इस चीज़ को बच्चों की प्रॉब्लम समझकर पहले तो डॉक्टर को दिखाना सही समझा। उसका डॉक्टरी इलाज भी लगभग 1 साल तक चला। अब ध्रुव 9 साल का हो चुका था। परिवार वालों को ध्रुव में कुछ बदलाव आने की उम्मीदें थीं। ध्रुव के अंदर बदलाव तो आ रहे थे, लेकिन वैसे नहीं जैसा कि परिवार वाले सोच रहे थे। अब देखते ही देखते 9 साल और अब ध्रुव 10 साल का हो चुका था। अब उसका ट्रीटमेंट भी बंद करवा दिया गया था क्योंकि परिवार वालों को ऐसा लगा कि अब शायद ध्रुव पहले से बेहतर कंडीशन में है। और उसके बाद एक दिन ध्रुव ने ऐसे ही बिना बात के किसी बात पर ध्रुव को गुस्सा आया और ध्रुव को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने अपने हाइट अपने वेट से ज़्यादा भारी भारी घर की चीज़ें उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। वो लगातार घर के नौकरों को चोट पहुंचा रहा था। वो छोटा बच्चा जिसकी उम्र 10 साल की होगी, हाइट अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी भी पकड़ लें कि वो बहुत लंबा था, बहुत हट्टा कट्टा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। उसकी हाइट भी नॉर्मल बच्चों की ही तरह थी, वेट भी नॉर्मल बच्चों की ही तरह था। लेकिन फिर भी ध्रुव अब जिस तरीके से चीज़ें उठा और फेंक रहा था, एक बड़ी अलमारी को अकेले एक बच्चे को उठाना और उठाकर हवा में उसे तेज फेंक देना
और वो भी इतना ज़्यादा ज़ोर लगाकर कि वो अलमारी नीचे गिरते ही टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। ये सारी चीज़ें देखकर ध्रुव के माता पिता शॉक्ड थे। वो इतना ज़्यादा शॉक्ड थे कि उस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए था, उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। वो तो बुत बनकर ये चीज़ें बस देख रहे थे कि तब तक ध्रुव ने गालियाँ बकना शुरू कर दिया और वो ये गालियाँ अपने दादाजी को दे रहा था। ध्रुव ने अपने दादा को बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दी और अपने दादा के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताना उसने शुरू कर दिया, जो बातें पूरे खानदान में शायद आज तक कभी किसी को पता नहीं थी। उनके पास्ट के बारे में, उनके प्रेजेंट के बारे में। दादाजी का वो रूप उसने तार तार कर दिया जो आज तक घर वाले उनको समझा करते थे। उनके बारे में ऐसी बहुत सारी बातें जो सुनकर माँ और बाप दोनों को शौक लग चुका था। वो दोनों अब करते तो क्या करते, लेकिन ध्रुव लगातार गालियों के साथ अपने दादाजी की इज्जत को तार तार किए जा रहा था। और ये देखकर, क्योंकि ध्रुव की नज़र अब बस अपने पिता पर ही आने वाली थी, पिता ये समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तुरंत ही ध्रुव को नौकरों और अपनी पत्नी की मदद से जैसे तैसे कंट्रोल किया और ध्रुव को बांधकर उसके मुंह पर टेप लगा दिया, ये सोचकर कि अब शायद ध्रुव किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। और जैसे ही उन लोगों ने ऐसा किया, ध्रुव तुरंत ही पूरी तरह से शांत पड़ गया, ऐसे जैसे कि उसके ऊपर अगर कोई भूत आया था तो वो भूत उतर चुका था। लेकिन फिर भी पिता ने इस बात का एहतियात रखा कि किसी भी कारण से अभी ध्रुव को खोलना सही नहीं होगा, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि हम एक बार किसी पंडित को बुलाकर ध्रुव को ना दिखवा लें, क्योंकि ये जो भी चीज़ें ये कर रहा था ये नॉर्मल तो कहीं से नहीं थी। और इस बात के लिए दादाजी, घर के नौकर, माँ, सब लोग अग्री कर रहे थे। माँ को तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की जान की फिक्र थी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे हालत में बच्चे क्या, बड़े क्या, सबकी जान सबसे ज़्यादा कीमती होती है। और ये सारी शक्तियाँ अगर आपके साथ जुड़ी हैं तो वो ज़्यादातर यही कोशिश करती हैं कि हर हाल में आपको अपने साथ लेकर ही जाएं। माँ ये सोचना भी नहीं चाहती थी, इसलिए माँ और पिता दोनों तुरंत ही पंडित जी के बारे में पता करने लगे। उन्होंने अपने जानने में जितने लोग थे सारे लोगों से इस बारे में पूछताछ की। 2 पंडितों को घर पर बुलाया गया, लेकिन वो जो भी 2 पंडित आए वो बेकार ही थे। उन्हें शायद इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। वो आए, देखे और झूठ मूठ का जो भी चीज़ें उन्हें बनावटी करनी थी वो दिखावा करके पैसे लेकर चले गए। ध्रुव की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। और तो और ध्रुव को जब जब मुंह से टेप हटाकर उसकी माँ खाना खिलाने की भी अगर कोशिश करती तो ध्रुव बार बार वैसे ही गालियां बककर गंदी गंदी बातें करता और वो खाना भी खाने को तैयार नहीं था। वो लोग पूरी तरह से वेजिटेरियन लोग थे, उनके यहाँ प्याज लहसुन तक नहीं बनाया जाता था। लेकिन ध्रुव कच्चे मांस की मांग कर रहा था और ये मांग उसके माता पिता पूरी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि ध्रुव सामान्य नहीं है। तो ऐसे में उसकी किसी मांग को पूरा करना भी चाहिए या नहीं, ये वो नहीं जानते थे, अनजाने में ही सही। लेकिन उन्होंने ये एक बहुत अच्छी बात की थी, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ जब आप पर या हम पर हावी होकर कोई डिमांड सामने रखती हैं तो बिना किसी गुरु, बिना किसी जानकार या बिना किसी पंडित के
हमें उसकी मांग को पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं जाने अनजाने किसी भी तरीके से, तो हम उसे जिस शरीर पर वो है उस पर कब्जा करने का और ज़्यादा हक खुद से ही दे देते हैं। अब माता पिता ये चीज़ ना करके उसके लिए और पंडित ढूंढने में लगे हुए थे। उसके बाद आखिरकार उनके ही घर में काम करने वाले जो हेल्पर थे, उनकी मदद से उन्हें एक अच्छे पंडित जी का पता चला, जो कि घर पर बुलाए गए। वो जब घर पर आए तब उन्होंने अपने हिसाब से जो भी पूजा, जो भी चीज़ें करनी थी, उन्होंने सारी चीज़ें की। उसके बाद ध्रुव को बार बार मजबूर किया कि वो ध्रुव के अंदर कौन सी शक्ति बैठी है और वो क्या है, कितनी शक्तिशाली है, वो कहाँ से किस तरीके से ध्रुव पर हावी हुई है और वो चाहती क्या है। क्योंकि ये बातें किसी भी पंडित, तांत्रिक या उतारा करने वाले को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो उस शक्ति की मांग को पूरा करके उसे वहाँ से हटा सकते हैं या नहीं, या फिर हटाने के लिए उन्हें कौन सी विधि करनी पड़ेगी, ये भी ऐसी अलग अलग शक्तियों के ऊपर ही निर्भर करता है। इस वजह से उन्होंने अपनी जो भी क्रिया थी वो सारी क्रिया की। लगभग 4 घंटे तक वो ये कोशिश करते रहे और वो बार 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 अलग अलग आवाज़ों में बोलता था, जवाब देता था। कई बार आवाज़ लड़की की होती, कई बार औरत की होती, कई बार आदमी और कई बार बच्चा। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अब जबकि उन पंडित जी की सारी कोशिशें विफल हो चुकी थीं ये जानने की कि कितनी शक्तियाँ इसके ऊपर हैं या कौन है और कहाँ से आया है, तब उन्होंने उसके माता पिता से ये जानने की कोशिश की कि आपको कभी इस बात का अंदाज़ा लगा क्या कि आपके बेटे पर ऐसी कोई चीज़, कोई कहाँ से, क्यों और कौन छोड़ सकता है। तब बहुत देर तक माता पिता ने इस बारे में विचार किया। तभी अचानक ध्रुव के पिता के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने कहा, आज तक तो हमने अपने बच्चे को कभी भी किसी भी जगह पर अकेला न छोड़ा है और न भेजा है। इस वजह से हमें नहीं लगता कि इसके इस वक्त में, मतलब प्रेजेंट टाइम में, किसी ने कुछ किया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये उसके छोटे रहने पर ही हुआ होगा। और इस बारे में भी उन लोगों ने बताया कि ध्रुव की ये हरकतें लगभग 5 साल के पहले से ही शुरू हो चुकी थी। ध्रुव बात बात पर ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव हो जाया करता था, लेकिन उस वक्त हमें ये लगता था कि बच्चा है, अकेला है, जिसकी वजह से शायद वो इस तरीके से अपने ज़िद को हमें दिखाता है। और तो और उन्होंने शुरू से लेके अब तक की सारी बातें बताई कि किस तरह से कैसे कैसे ध्रुव के गुस्से की शुरुआत होना और उसके बाद उसका डॉक्टर से एक लंबा ट्रीटमेंट भी चलना। अब पंडित जी को भी ये बात समझ में आ रही थी कि ये जो भी चीज़ है ये इस बच्चे पर आज से तो नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से है। तब पिता ने ये बात बताई कि जब ध्रुव लगभग 2.5 या 3 साल का था तब वो अपने एक जगह पर गए थे जहाँ उनकी प्रॉपर्टी थी। आप ऐसा मान सकते हैं कि वो अपने गांव गए थे जहाँ उनकी प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी को वो बेचना चाहते थे या देखना चाहते थे। ऐसा कुछ काम था जिसके वजह से उनका ही जाना अर्जेंट था। और वो प्रॉपर्टी देखने के लिए, मतलब आज तक शादी के बाद उनकी पत्नी ने वो जगह नहीं देखी थी, जिसके वजह से दादाजी ने ये कहा कि तुम बहू को भी अपने साथ ले जाओ और उसे भी वो जगह दिखा देना। दोनों पति पत्नी साथ में
अपने 2.5 साल के छोटे बच्चे को गोद में लेकर उस जगह पर गए और वहाँ पर उनकी एक नहीं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, जिन प्रॉपर्टीज़ की देखभाल करने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक केयर टेकर रखा हुआ था, जिनका सिर्फ और सिर्फ माता पिता और एक बच्चा ही वहाँ उसी ज़मीन पर एक घर बना हुआ था। वहाँ वो रहकर उस सारी जगह की देख रेख किया करते थे और वहाँ उस वक्त गर्मी और धूप में छोटे बच्चे को लेके घूमने से बेहतर उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट के लिए बच्चे को हम यहीं इन्हीं लोगों के पास छोड़कर बाहर जाते हैं और वो अपनी पत्नी को सारा कुछ दिखाकर वापस आ जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था। अब ये बात सुनने के बाद बाबा जी को भी यही अंदाज़ा लगा कि हो ना हो वहीं पर बच्चे के साथ कुछ किया गया है, या तो उस परिवार ने कुछ किया है या फिर कोई और बात है। लेकिन उस चीज़ को जानने के लिए ज़रूरी था कि पंडित जी खुद जाकर उस जगह को देखें और वहाँ पर जाकर कोशिश करें ये जानने की कि जो भी चीज़ है क्या वो ध्रुव के पीछे यहीं से लगी है या फिर लगाई गई है। अब वो सब लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे, पंडित जी और ध्रुव के पिता। उसके बाद वहाँ जैसे ही पंडित जी ने उस कमरे के अंदर अपना एक पैर रखा, उन्हें तुरंत इस बात का आभास हो गया कि ये जगह कोई नॉर्मल जगह तो नहीं है, यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे रहने वाले केयर टेकर और उनकी पत्नी के साथ भी कुछ क्रियाएं की, ये जानने के लिए कि क्या ये लोग ही इस शक्ति से जुड़े हुए हैं और ये ही कुछ क्रिया करवा रहे हैं या फिर ये लोग निर्दोष हैं। और पंडित जी ने वो क्रिया जब कर ली तब उन्हें ये पता चला कि ये सारे लोग ऐसी कोई क्रिया में किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ध्रुव के साथ जो भी हुआ है वो इस जगह की नेगेटिविटी के साथ हुआ है। अब जबकि पंडित जी ये बात समझ चुके थे कि वो केयर टेकर का परिवार पूरी तरह से निर्दोष है, तब उन्होंने ध्रुव के पिता से एक बात कही। उन्होंने कहा, आप एक काम कीजिए, आप किसी भी तरह से इन्हें पैसे देकर या कुछ भी करके इन्हें एक पूरी रात के लिए यहाँ मत रुकने दीजिए। यहाँ इस घर में मैं अकेले रहना चाहता हूँ आज की पूरी रात, और पूरी रात मैं एक क्रिया करूँगा जिससे मैं ये पता करूँगा कि बच्चे के साथ कौन सी चीज़ यहाँ से लगी है, और अगर वो चीज़ यहीं से लगी है तो उसका उपाय भी यहीं से होने वाला है। अब इस बात को सुनने के बाद ध्रुव के पिता ने बिल्कुल देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत ही अपने वहाँ के दूसरे बड़े मकान में उस केयरटेकर के पूरे परिवार को रात भर के लिए जाकर रुकने को कहा और पंडित जी वहाँ पर अकेले पूरी रात बैठकर अपनी सारी क्रिया करते रहे। और अगली सुबह जब ध्रुव के पिता वहाँ पर पहुँचे पंडित जी से सारी बातों का रीज़न जानने के लिए, जड़ जानने के लिए, तब पंडित जी जैसे ही उस कमरे से बाहर निकले, पंडित जी ने तुरंत ही ध्रुव के पिता को बहुत ही बुरी बुरी बातें कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, निशाचर हो तुम, पापी हो, दुष्ट हो, तुम जैसे इंसान को तो इस धरती पर होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव के पिता तो बहुत अच्छे इंसान थे, वो इंसान जिनका हर कोई एग्जाम्पल देता था कि अगर इंसान हो आज के जन्म में तो इनकी तरह, वरना हो ही ना। अब ऐसा क्या पता चल गया पंडित जी को कि वो अचानक से ऐसे ध्रुव के पिता को बुरी बुरी बातें बोलने लगे, और भी काफ़ी सारी बातें जो मैं आपको यहाँ बोलकर बता भी नहीं सकती। और उन्होंने आखिरकार ध्रुव के पिता से कहा, तू तू है वो पापी जिसके वजह से तेरा बेटा आज के वक्त में इतने बुरे समय से गुजर रहा है।
तेरे ही वजह से तेरी पत्नी को भी परेशानी हो रही है। तेरे बेटे के साथ जो हुआ है वो तेरे कर्मों का फल भुगत रहा है और तेरे बच्चे को बचा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये बात सुनते ही ध्रुव के पिता ने रोते गिड़गिड़ाते तुरंत ही उनके पैर पकड़ लिए और जैसे ही उन्होंने पैर पकड़ा, पंडित जी ने तुरंत एक सवाल उनके सामने रख दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरी मदद करूँगा, लेकिन तू मुझे बता, यहाँ जो इनसे पहले केयर टेकर का पूरा परिवार था, वो परिवार कहाँ गया और क्या हुआ उनके साथ? ये बात सुनते ही तुरंत ध्रुव के पिता ने अपने आंसू पोंछे और कहा, पंडित जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। पता नहीं कुछ हुआ और जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा परिवार रातों रात यहाँ से चला गया। कहाँ गया, क्यों गया? मैंने बहुत कोशिश की सबको खोजने की, ढूंढने की, लेकिन उनमें से कोई मुझे नहीं मिला। मुझे तो किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। अब ये बात सुनते ही पंडित जी का जो गुस्सा इतनी मुश्किल से थोड़ा कम हुआ था, वो अब और ज़्यादा गुस्से में उसके ऊपर भड़क कर कहने लगे, अरे दुष्ट पापी, कुछ तो शर्म कर। तेरे बच्चे की जान जाने वाली है और अभी भी तू मुझसे झूठ बोल रहा है, सच छुपा रहा है, वो भी इतना बड़ा सच। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे बच्चे की जान बच जाए? इस पर ध्रुव के पिता को अब थोड़ा अंदाजा हो चुका था कि वो जिस बारे में बात कर रहे हैं उस बारे में अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। तब ध्रुव के पिता ने आखिरकार अपना मुंह खोला और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो केयर टेकर का परिवार था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उनकी बेटी पर बुरी नज़र डाली और जिसके वजह से मैंने उसके साथ दुष्कर्म किया और उन सब को चुप करवाने के लिए मैंने पहले तो उन्हें पैसे देकर मुंह बंद रखने को कहा, लेकिन जब वो पूरा परिवार नहीं माना तब मैंने उन सब को धमकी दी कि अगर तुम लोगों ने मुंह खोला तो मेरे बारे में तुम जो भी बोलोगे कोई तुम्हारी बात मानेगा नहीं और तुम यहाँ से जाकर कहीं पर भी अब जिंदा और सही सलामत नहीं रह पाओगे। मैं तुम सबकी जिंदगी हराम कर दूंगा। अब ये बात सुनकर माता पिता, जो पहले ही अपनी बेटी की बुरी हालत से बेहाल थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वैसे भी कहते हैं कि गरीबों के पास सिर्फ और सिर्फ जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो होती है उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनके घर की बेटी लक्ष्मी, जिसको आज ध्रुव के पिता ने अपनी एक गंदी सी सोच और हवस को पूरा करने के लिए तार तार कर चुके थे। उन सब ने रातों रात ही खुद को फांसी देकर मार डाला और जैसे ही ये बात ध्रुव के पिता को पता चली, उन्होंने रातों रात ही उन सब के लाशों को यहाँ से कहीं दूर जाकर ठिकाने लगवा दिया। इसके बाद उन्होंने सोचा अब जो होना था वो हो चुका, अब तो ये बात कभी भी किसी भी तरह से बाहर नहीं आएगी। लेकिन ये उनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वो जो पूरा परिवार जिसने जानबूझकर अपनी जान इसीलिए दी थी ताकि वो इस मृत्यु लोक में भटकते रहें और मौका पड़ने पर अपने पूरे परिवार के मौत का बदला ले सके। अब जबकि ये कांड हो चुका था, ध्रुव के पिता ने इस जगह पर आना पूरी तरह से बंद कर दिया था। लगभग 12 साल उस परिवार ने अपना बदला लेने के लिए इंतज़ार किया तेरे यहाँ पर आने का और उन्हें ये मौका मिला 12 साल बाद। लेकिन तू जब यहाँ लौट कर आया, वो सब चाहते थे कि वो सब मिलकर तुझ पर हमला करें और वहीं के वहीं
तुझे जान से मार दें। लेकिन तब तक उन सब की नज़र तेरे उस छोटे मासूम बच्चे पर पड़ी। लेकिन उन्हें तेरे उस मासूम बच्चे पर दया नहीं आई। उन्हें ये लगा कि जब उनकी मासूम बेटी, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसको तूने इतनी तकलीफ दी कि पूरा का पूरा परिवार अपने जान से हाथ धो बैठा, तो तुझे भी ये पता चलना चाहिए कि जब अपने बच्चे, अपने कलेजे के टुकड़े पर कोई ऐसी चोट करता है तो कितनी तकलीफ होती है। और उन्होंने वो मौका देखकर तेरे बच्चे के शरीर में अपना घर बना लिया और उसके बाद वो उसके बड़े होने का इंतज़ार करने लगे। इस वजह से तुम लोगों को जो बार बार उसके अंदर रह रह कर थोड़ा थोड़ा अग्रेशन दिखता था, वो और कुछ नहीं था, वो आत्माएं अपनी झलकियां दिखाया करती थी। अगर शायद तुम लोगों को उस वक्त ये बात समझ में आ जाती, या अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास उस वक्त हो गया होता, तो बात कुछ अलग होती। लेकिन अब ये सारी आत्माएं जितने लंबे समय से तुम्हारे बेटे के शरीर में अपना घर बनाए बैठी हैं, ये अब काफ़ी मुश्किल होने वाला है कि तुम लोगों को इस चीज़ से मैं छुटकारा दिला पाऊँ। और ये बात सुनते ही वापस से ध्रुव के पिता पंडित जी के चरणों में गिरकर लग रहा था जैसे पता नहीं किस तरीके से, लेकिन बस अब प्रायश्चित करना चाहते हैं। प्रायश्चित तब करना चाहते हैं जब वक्त हाथ से निकल चुका है। और पंडित जी को इस बात पे दया नहीं आई। पंडित जी को इस बात पर दया आ रही थी कि एक बाप के इतने गंदे कुकर्म का भुगतान उसका छोटा मासूम बच्चा क्यों करे। तब पंडित जी ने उसकी मदद करने का तय किया और वो वापस से वो लोग पहुंचे ध्रुव के पास। और पंडित जी ने फिर से सारी क्रियाएं करना शुरू किया। वहाँ पर ना चाहते हुए भी माँ, दादाजी, घर के नौकर, बाकी के आस पड़ोस के भी कुछ लोग जो कि खिड़की, दरवाजे और अलग अलग जगह से तमाशा देखने के लिए वहाँ पर खड़े थे। क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर अपने घर में हो तो आफत, लेकिन दूसरे के घर में अगर हो तो एंटरटेनमेंट। ऐसा तो सबके साथ है और वहाँ भी यही हो रहा था। अब जबकि ध्रुव ने चारों तरफ नजरें दौड़ा ली थीं, ध्रुव को भी अच्छे से पता था कि कौन कौन कहाँ से देख रहा है और सुन रहा है। उसके बाद पंडित जी ने जो भी क्रियाएं की और बार बार उनके जाने का, उनको मुक्त कराने का रास्ता पूछा, तब तक ध्रुव कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन ध्रुव ने आखिरकार अपना मुंह खोला। अभी तक तो ये बात सिर्फ और सिर्फ ध्रुव के पिता तक ही आई थी, लेकिन ध्रुव के पिता ये बात बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये बात गलती से भी किसी और को पता चले। और जैसे ही पंडित जी ने अपनी क्रियाएं शुरू की, तुरंत ही उन सारी आत्माओं ने बारी बारी आकर वही सारी कहानी, सारी दुख भरी दास्तान सारे लोगों के सामने कह सुनाई। और उसके बाद उन सब ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल किया कि हमारी बेटी, जो कि इतनी मासूम, इतनी ज़्यादा प्यारी बच्ची थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी गलती बस इतनी ही थी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत और गरीब थी। फिर आगे की बात उसी लड़की ने की जिसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ था। उसने एक ही सवाल पूछा कि मैंने क्या गलत किया था साहब जी। मैंने तो आज तक ना आपको कभी पलट कर कोई जवाब दिया और ना ही आपके सामने कभी नज़र उठा कर भी खड़ी हुई, तो आपने मेरे ऊपर इतनी गंदी नज़र कब और कैसे रख ली? मुझे तो इस बात का कभी अंदाज़ा भी नहीं हुआ। और आपने इस चीज़ को किस तरीके से गलत सोचा या गलत समझ लिया कि आपने
मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी एक झटके में तबाह कर दी। और उसके बाद भी आपको आपकी गलती का एहसास नहीं हुआ। आप जिस तरीके से पैसा देकर ज़ोर ज़बरदस्ती से हम सबका मुंह बंद करवाना चाहते थे, इसमें हमारी क्या गलती थी? और भी ऐसे बहुत सारे सवाल जिसके एक भी जवाब वहाँ किसी के पास मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि पंडित जी के पास भी इन सारी बातों के लिए कोई तर्क नहीं था। आखिरकार पूरा माहौल सन्नाटे में आ गया और उसके बाद उन सब ने एक साथ बारी बारी करके ध्रुव के ऊपर अपना असर दिखाना शुरू किया। वो सब ध्रुव पर हावी होते और लगातार ठहाके मार मार कर एक आता और दूसरा जाता, तीसरा आता। ऐसे करके पूरे परिवार ने जब अपनी झलक दिखा दी, उसके बाद उन्होंने एक साथ एक ही बात कही कि तेरे जैसा राक्षस इंसान जो कि इस धरती पर इतना अच्छा माना जाता है, लोगों को तेरी असलियत पता होना बहुत ज़रूरी था। हम सबको अपनी मुक्ति और अपनी तृप्ति के लिए और कुछ नहीं चाहिए था। हमें तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था और ये चाहिए था कि तू भी वैसे ही तड़पे जैसे कि हम तड़प रहे थे। और तेरी भी मदद करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी तूने तेरी मदद के लिए इतना हाथ पैर मारा। ये पंडित भी क्या कर पाया? कुछ नहीं। और आगे भी ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम अपना बदला पूरा करेंगे तेरे इस बेटे की जान लेकर। और इतना कहते ही तुरंत वहाँ का पूरा माहौल बदल गया और थोड़ी देर तक ध्रुव अपनी आवाज़ में रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने माता पिता से अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगा। और उसके तुरंत बाद वो वहीं सबके सामने मर गया। वो सारी आत्माएं ध्रुव के शरीर के चिथड़े उड़ाते हुए एक एक करके उसके शरीर से निकली और साथ ही साथ उसके प्राण भी ले गई। अब जबकि ध्रुव के माँ के सामने उसके पति की भी सच्चाई थी और उसके पति के सच्चाई की इतनी बड़ी सज़ा उसके बेटे को मिली, और वो आज तक अपने इस परिवार को जो इतना अच्छा समझती थी, आज उसके सामने एक ऐसी सच्चाई थी जिस सच्चाई को वो ऐसे भी निगल नहीं पाती। लेकिन इन्हीं गलतियों की वजह से आज उसने अपने बच्चे को भी खो दिया और ये सारा दृश्य उसके आँखों के सामने हुआ, जिसके वजह से वो लगभग आधी पागल हो गई। और जब ये बात ध्रुव के नाना पक्ष के परिवार वालों को पता चली तो वो सब आए और उन्होंने अपने दामाद को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। और उसके बाद वो अपनी बेटी को वापस अपने घर लेकर चले गए। और ये बात धीरे धीरे वहाँ के सारे लोगों में फैल चुकी थी। जो लोग एक वक्त तक इनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, इनकी बड़ाइयों के पुल हमेशा बांधा करते थे, अब वही लोग इनके बारे में गंदी बातें बोलते थे। इनके रास्ते पर निकलने पर अपना रास्ता बदल दिया करते थे। और तो और उन लोगों ने कितनी कोशिश की कि वो जगह भी उन लोगों से छुड़वा दें। ये बात अलग है कि बाकी के लोग पैसे से इतने मजबूत नहीं थे तो वो ये चीज़ नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन किसी जगह पर आपकी एक वक्त तक अगर इमेज इतनी ज़्यादा अच्छी हो और अचानक से वो इमेज इतनी ज़्यादा गिर जाए कि गिरा से गिरा इंसान भी आप पर आकर थूक कर चला जाए और आपके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोले, तो उस जगह पर रहने से बेहतर यही है कि आप उस जगह को छोड़ दें। लेकिन ये मौका भी नहीं मिला उन लोगों को, क्योंकि
पत्नी के घर छोड़कर जाने के कुछ दिनों बाद ही पिता इतनी ज़्यादा ज़िल्लत बदनामी नहीं झेल पाए और उन्होंने हार्ट अटैक से अपना दम तोड़ दिया। नौकर तो घर के वैसे ही मालकिन के जाने के बाद घर छोड़कर जा ही चुके थे और अब घर में बचे थे सिर्फ और सिर्फ अकेले ध्रुव के पिता, जो कि पूरी जिंदगी के लिए उसी घर में अपने गिल्ट के साथ जिंदा तो रहे, लेकिन उनकी जिंदगी होने से बेहतर था कि ना होती, क्योंकि उनकी जिंदगी भी वैसी ही हो चुकी थी। उन्हें बार बार हर जगह पर तब वही आत्माएं उनके जीते जी उनको हर वक्त दिखती और परेशान करती। उन्होंने इसके बाद कई बार कोशिश की लोगों से मदद मांगकर, मतलब पंडित, तांत्रिक, ओझा, सबसे मदद मांगकर उन आत्माओं से छुटकारा पाने की, लेकिन हर लोगों ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जब जब ये चेक करवाने की कोशिश करते, उनके आसपास ऐसी किसी नेगेटिव शक्ति के बारे में किसी पंडित, किसी तांत्रिक, किसी ओझा को पता नहीं चलता था, लेकिन वो अपने साथ 24 घंटे उन आत्माओं को महसूस किया करते थे। अब इसमें कितना सच था या फिर वो भी अपना दिमागी संतुलन खो बैठे थे, इस बात की पुष्टि कभी नहीं हो पाई और कहते हैं कि आज भी वो अपनी अंतिम सांसें उसी हवेली में अकेले पागलों की तरह बिता रहे हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और तो और हमारा ये छोटा सा परिवार जल्दी से बड़ा हो जाए, मैं ये भी चाहती हूँ, जिसके लिए आपका एक शेयर तो बनता है। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई सच्चा एक्सपीरियंस है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, तो मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और वो आपकी सच्ची कहानी मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर आप भेज सकते हैं, जिसे मैं अपनी आवाज़ में कहानी की तरह अपने बाकी के दोस्तों और बाकी के परिवार के साथ शेयर करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।